अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ 26th ऑफ द February। और जो हम पिछले टॉपिक्स पे हमने बात की है, हमने यहाँ पे ये जितनी भी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग थी, सुपरवाइज अनसुपरवाइज री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ये सारी डिस्कस कर ली थी। तो आज के दिन हम जो देखेंगे, एक तो डिस्कस की हुई बात है, दैट इज़ अबाउट दी न्यूरल नेटवर्क्स। के न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, इसके सवाल करने थे। 26th ऑफ द February को हम ये देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसमें से बैक प्रोपगेशन क्या होती है, इसको देखना है, और रिग्रेशन मेथड की बात करनी है। तो पहले अगर हम चलें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैव हेल्प विद मशीन लर्निंग, तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स ने, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ने किस तरह से मशीन लर्निंग को हेल्प किया है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और नोट से भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं डीप लर्निंग की। देखो, हमने बात की थी व्हेन वी स्टार्ट विद द डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में होता क्या है, डीप लर्निंग में इस तरह से होता है कि जो एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, दे वर्क इन लेयर। सबसे पहली चीज, तो उसमें एक इनपुट लेयर होती है, फिर आउटपुट लेयर होती है, और उसके अलावा कुछ हिडन लेयर्स होती हैं। तो जिससे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो क्रिएट होता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो दिखता है ऐसे, ये आपको एक इसकी पूरी तस्वीर नजर आएगी। तो ये आपके पास ये एक तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की डायग्राम है, जिसमें से एक इनपुट लेयर होती है जिसपे आप इनपुट देते हो। मैंने वही एग्जांपल आपसे डिस्कस की थी, अगर इसको गौर से देखो, तो मैंने पहले 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3 4 5, इस तरह के ये बॉक्सेस बनाए थे, एम्प्टी स्पेसेस बनाई थी। ये मेरी इनपुट लेयर थी। इसके ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि यार ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये रिलेटेड हैं विद योर टॉपिक, यानी विद योर सिलेबस कंटेंट। तो ये दो चीजें मैंने आपको दे दी। अब आपने क्या किया, अब आपने शुरू किए मुझे वर्ड्स देना। अब आपने मुझे वर्ड्स दिए, कुछ किसी ने आई दिया, आर दिया, बीच में करेक्ट वर्ड्स भी दिए। वो वर्ड्स यहाँ पे देते चले गए। अब होगा ये कि जैसे जैसे आप वो वर्ड्स देते चले जाओगे, तो आप करीब आते जाओगे उसको सॉल्व करने के। एंड दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये जो आंसर्स आ रहे हैं दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। इसमें किसी ने मुझे ई बताया, ऐसा ही है। जब ई बता दिया और ए बताया, तो अब आप सोचोगे कि यार इससे पहले मैं कौन सा वर्ड डालूं। ये आपके दिमाग में चीजें चल रही होंगी, लाइक योर ब्रेन हैज अ न्यूरॉन्स, एंड दैट न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ पे कहता है यही है कि जो डायग्राम नजर आ रही है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की, दे आर बेस्ड ऑन इंटरकनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन। जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न्यूरॉन निकालते हैं, यानी इसमें जो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो एक दूसरे के साथ लिंक करें, इंटरकनेक्ट करें एक दूसरे को, और फाइनली वो हमें कोई ना कोई आंसर दे दे। तो ये वाला नेटवर्क बनाने का मकसद ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचे, और इट इम्प्रूव इन द परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव विद मोर डाटा। और जैसे डाटा देते जाएं उसको इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो मिसाल यही है कि अगर आप इसके अंदर लेट सपोज ए बता देते हो, और ए आप जैसी बोलोगे रमजान मुबारक के अंदर, तो ए और ए अगर मैं डाल दूंगा, तो आपके लिए आसान होगा कुछ हद तक इस वर्ड को तलाश करना, है ना। मैंने इसकी एग्जाम्पल आपसे पिछली क्लास में भी ली थी कि मैं आपको अगर कोई वर्ड देता हूं, और वो वर्ड आप मुझे एक एक करके उसके लेटर्स देते हो, तो जैसे जैसे लेटर्स फिल होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने की, सॉल्व होने की ज्यादा हो जाएगी। तो इट इंप्रूव्स विद मोर डाटा। जैसे इसको ज्यादा डाटा दोगे आप, वैसे ये इंप्रूव करता जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो हिडन लेयर्स आपके पास वो जगह होती है जहां पे इनपुट लेयर जो है, पहले इनपुट लेयर से डाटा जाता है, और फिर वो उन्हीं हिडन लेयर्स में से होते हुए आउटपुट लेयर के ऊपर जाकर रिजल्ट आपको दे देता है। क्या यहां तक की बातें समझ में आती हैं? तो देखो, ये सब चीजें हमने देख ली थी कि इनपुट होता है, इनपुट के बाद हमारे पास एक से ज्यादा कई सारी लेयर्स हो सकती हैं, और उसके बाद आउटपुट लेयर होती है। तो कहता है कि दीज सिस्टम्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। अब आप लेट सपोज, अच्छा, इसका काम आप वहां पे भी ले सकते हो। आप लोग गूगल के ऊपर एक आती है ना सर्विस, किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींच के उसको दो, तो वो बता देगा था ये चीजें, ये चीजें, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गूगल का ही होता है आई थिंक, जो गूगल लेंस, बिल्कुल सही। तो अब जैसे रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट सच एज बर्ड्स, अब गूगल गूगल लेंस की बात कर रहा हूं मैं। गूगल लेंस के ऊपर अब आप एक तस्वीर भेज दो, किसी भी परिंदे की तस्वीर भेज दो, तो वो भी पीछे जो आपका ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट्स हैं, ये भी तो न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक तस्वीर दिखाऊं, तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि यार वो कौन सा जानवर है? कर लोगे ना। अगर आपने उसको देखा हुआ होगा, तो आप उस किसी भी जो है वो परिंदे को आइडेंटिफाई कर पाओगे।
सही है। तो इसी तरह ये चीज अगर हम किसी उसको दे रहे हैं, क्या कहते हैं, मशीन को दे रहे हैं, यानी एआई चैटबॉट को दे रहे हैं, एआई एजेंट को दे रहे हैं, तो वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि जो बर्ड की तस्वीर आ रही है उसमें से वो बर्ड है कौन सा, क्योंकि बर्ड तो बहुत सारे होते हैं, डव भी होता है, ईगल भी होता है, और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, पिजन हो सकता है। तो उनमें से जो आपको दिख रहा है वो बट कौन सा है, वो आइडेंटिफाई होगा विद देयर शेप एंड कलर। अब आप मेरी बात समझ रहे हो। तो अब ये हिडन लेयर्स के ऊपर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसकी शेप आ सकती है, इसका कलर आ सकता है, ठीक है, इसके फीदर के पर्स की जो उसके पर हैं उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसकी लेग्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप बहुत सारे उसके पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स देख लोगे, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। ठीक है, वाई डज ईच लेयर है 5 एलिमेंट, ये तो एक दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ये मल्टीपल हो सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 5 ही होंगे A1 पे, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है। तो मैंने यहां से, हाँ, क्या इट कैन बी मोर एंड लेस, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दी ना तुम्हें, कि जैसे किसी भी तस्वीर को देखने के बाद, सही है ना, अब आप कभी रात के अंधेरे में कोई चीज आपको नजर आ गई, तो आप थोड़ा सा उसको सोचते हो ना कि यार जो मुझे नजर आया वो 4 टांगों वाला कोई जानवर था, या वो उसकी आंखें कैसी चमकती हुई थी, आप सोचते हो ना। तो योर 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 ब्रेन बेसिकली थिंक्स अबाउट इट। तुम्हारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे उसको डाटा मिलता जाता है वैसे वैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कभी शायद तुमने ऐसा देखा हो, एक गेम आता है जिसके अंदर इमेज जो है ना वो पिक्सेलेटेड होती है, और धीरे धीरे उसके पिक्सल्स जो हैं वो वाजे हो रहे होते हैं, ब्लर से हट के वाजे हो रहे होते हैं, और आपको बताना होता है विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड के यार ये कौन सा सेलिब्रिटी है। ठीक है, तो अब वहां पर आप जो उसको आइडेंटिफाई करते हो विद इन दैट गिवन टाइम, किस बेस के ऊपर करते हो, जैसे जैसे आपको मोर डाटा मिलता है। गैसिंग गेम भी हो गया, गैसिंग गेम भी हो गया, ये वाला गेम भी हो गया जो मैंने आपको खेल के दिखाया था। जैसे जैसे इसको मोर डाटा मिलता जाएगा वैसे वैसे ये बेहतर सॉल्यूशन की तरफ आएगा, नहीं आएगा। भाई पहले इसमें कोई भी लेटर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर सी लगाऊंगा, और जैसे ही इसके अंदर लेट सपोज मैं जी लगाऊंगा, तो अब आप सोचना शुरू करोगे ना कि यार जी और सी के बीच में क्या आ सकता है, जी ए सी आ सकता है, जी ई सी आ सकता है। अब आप सोचोगे ना, तो इसका मतलब है आपकी हिडन लेयर जो पीछे बैकग्राउंड में आपके माइंड में काम कर रही है, इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी ये काम करती है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है। तो ये बहुत होगा इनफ अबाउट दीज न्यूरल नेटवर्क्स। तो क्या कहते हैं, डीप लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजिंग using artificial intelligence to recognize the objects by looking at the binary codes of each pixel। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती है, तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किस बेस के ऊपर होती है, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इसी चीज के ऊपर होती है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई अगर ये कोई इमेज है और ये लेट्स सपोज इसके पिक्सल इस तरह से आ रहे हैं, तो दिस कुड बी एन ह्यूमन आई। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकता है कि बाय लुकिंग एट द बाइनरी कोड ऑफ ईच पिक्सल बिल्डिंग अप अ पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल फिगर शोज क्लोजअप ऑफ द फेस वेयर ईच पिक्सल कैन बी असाइन इट्स बाइनरी वैल्यू एंड देयरफॉर द इमेज कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डीप लर्निंग एल्गोरिथम एज अ पर्सन फेस। ये बात समझ में आती है। आप कोई भी तस्वीर एआई को दे दो, आप अपने घर में किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर, पूरी नहीं, थोड़ी सी यानी दूर से या कटी हुई तस्वीर आप खींच के गूगल लेंस पे डाल दो। ठीक है, तो अब आप जब गूगल लेंस से उसको बोलोगे आइडेंटिफाई करने, तो उसके पीछे क्या लगेगा, उसके पीछे यही चीज लगेगी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो वो कुछ ना कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ये कहता है कि यार यहाँ पर अगर बीच में ब्लैक नजर आ रहा है और उसकी सराउंडिंग में व्हाइट नजर आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। ठीक है, और उसके नीचे का जो कलर है वो स्किन का कलर आपको नजर आ रहा है, तो फिर उसकी बेस पे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी ये आंखें हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। काफी सारी चीजें मैंने बता दी हैं, अब मैं जरा पास पेपर की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ बेटा नोट डाउन करो, मई जून 2024, मई जून 2024, और इसका है 3-1, क्वेश्चन नंबर 1, और एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डीप लर्निंग इन रिलेशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3 मार्क का सवाल है, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट दे रहा हूँ, खामोशी इख्तियार करूंगा। यू गाइस विल राइट योर ओन आंसर। आपको जो समझ में आता है, जो कुछ पढ़ाया गया है, उस हिसाब से आप सोचोगे, एंड देन यू विल ट्राई टू गिव मी द आंसर। और उसके बाद जब मैं लिखूंगा, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें से आपके कितने पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। 1 मिनट आपके पास है अपने रिस्पॉन्सेज देने के लिए, देन आई विल डिस्कस विद यू। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसका जो सवाल है उसके हिसाब से जो इसका जवाब बनेगा उसको लिख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द डीप लर्निंग इन रिलेशन टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप लर्निंग के बारे में पूछ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हुए और याद रखते हुए। तो इसके अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि डीप लर्निंग लर्न्स बाय फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स,
डीप लर्निंग लर्न्स बाय फाइंडिंग हिडन by finding hidden patterns that are undetectable undetectable टू ह्यूमंस। कभी ऐसा हुआ है ना कि हमने कोई प्रोडक्ट देखा है, ऐसा होता है कोई टेक रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है जो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखता है, हमने नहीं देखा होता है, कोई नई इजाद हुई हुई होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल उसकी पिक्चर खींच के गूगल लेंस पे डाल दें। अब मैंने नहीं देखा ना उसको, बट दुनिया में किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा ना, और वो दुनिया में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। तो फिर क्या हो सकता है कि वो जो भी उसके पास इंटरनेट के ऊपर, वो क्या करेगा, वो उस तस्वीर को जो मैं डालूंगा उसको लेके अपनी डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है। और डेटाबेस में बहुत सारे डाटा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, उसमें से तलाश करेगा कि वो जो तस्वीर है, उस तस्वीर का जो कलर है, जो पिक्सल है, पिक्सल से ही चेक करेगा ना वो, कि उस तस्वीर का जो पिक्सल है वो उसके पास कौन सी पिक्चर पड़ी हुई है जिससे मैच करता है। ठीक है। और वो मैच करके फिर कहीं ना कहीं मुझे उसका आंसर ये जवाब में बता देगा कि भाई ये वो वाला प्रोडक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात भी हम लिख सकते हैं, और इट यूजेस लार्ज नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। इट यूजेस large number of hidden layers. It uses large number of hidden layers। एक बात, ठीक है। और इसमें ये बात भी होती है कि द लार्जर द नंबर ऑफ लेयर्स, ये तीसरा पॉइंट है। लार्जर द नंबर ऑफ लेयर्स, हायर द लेवल ऑफ सक्सेस, उतना ही ज्यादा सक्सेस लेवल होगा। हायर द लेवल ऑफ सक्सेस। तुम लोगों ने एक्िनेटर खेला है? एक्िनेटर में वो जो नाम तलाश करता है, ऑब्जेक्ट तलाश करता है, सेलिब्रिटी तलाश करता है, इसमें डाली भी थोड़ी होती है कि मतलब एक्िनेटर के पीछे कोई बैठा हुआ हो प्रोग्रामर, उसने वो सारा डेटा उसमें उठा के डालो, नहीं, वो आप ही से लेता है। ठीक है। जैसे आखिर में कभी कभी होता है ना, कोई चीज फाइंड आउट नहीं कर पा रहा होता तो वो आपसे पूछता है यार आप बता दो। तो आप वो जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रहे होते हो, कि लंबे बाल, काली आंखें, लॉन्ग हाइटेड, जो भी चीजें हैं, और वो कर कर आके आप कहते हो यार ये सेलिब्रिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप सारा इनपुट डाटा उसको दे रहे होते हो, जो रिकॉर्ड करता है और अपने पास फिर उसको रखता है संभाल के, ताकि अगर यही सवाल दोबारा कोई पूछे तो उसको पता हो कि इसी सवाल के जवाब में उसे जवाब देना क्या है। ठीक है। तो ये होता है आई वन ओनली ट्वाइस इट ऑलवेज मैनेज टू गेस एवरी अदर कैरेक्टर। हाँ, डिपेंड करता है कि तुम इनपुट क्या दे रही हो। अगर तुम्हारा इनपुट प्रिसाइज है, तुम उसके बारे में सही बात बता रही हो, क्योंकि वो कहता है ना प्रोबेबल, मे नॉट बी, इस तरह करके। तो अगर तुम्हें खुद ही श्योर नहीं होते तो फिर वो क्या जवाब देगा तुम्हें। ठीक है। तो देखो, तीन तो मैंने यहाँ लिख दिए, बाकी जो पॉइंट्स है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इट इज ट्रेन यूजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अनलेबल्ड डाटा, ये भी इसमें लिख सकते हो तुम। और ये भी लिख सकते हो कि इट द स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इन लेयर मेक यूज ऑफ इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। तो ये सारे इसके जवाब हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ देख लो बेटा, अक्टूबर नवंबर 2023, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स has played a significant role in the development of machine learning. Explain what is meant by the term artificial neural networks। ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं। 30 सेकंड देता हूँ, आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज दो और फिर मैं कराता हूँ। अक्टूबर नवंबर 2023, 3-1, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हम यहाँ पे जो मैं लिखना शुरू करता हूँ द आंसर टू दैट। तो अब हम यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो एक तो ये था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा कंपोनेंट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दैट सिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ऐसे ही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज द कंपोनेंट ऑफ एआई, इज द component of is the component of AI that is mean to simulate that is meant to simulate that is meant to simulate
फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ठीक है। और इट्स अ की कंपोनेंट ऑफ मशीन लर्निंग, इसका मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ की कंपोनेंट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये हो गया, ठीक है। और इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम दैट वुड, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये जो आसान आसान करके वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। इट सॉल्व द प्रॉब्लम दैट वुड प्रूव, दैट वुड प्रूव impossible, that would prove impossible or difficult for humans। जैसे आप काफी अरसे बाद किसी शख्स से मिलो, आप शायद उसको ना पहचान पाओ, उसका फेस स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, दाढ़ी रख ली हो, बाल बढ़ा लिए हो, है ना, आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसको फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के ऊपर रखते हो बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, और उस शख्स की तस्वीर आपके पास पहले से मौजूद है सिस्टम में, ठीक है, तो फिर सिस्टम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करेगा आपकी वजह। सही है। किसी ने ये भी लिखा था कि इट कैन बी लेयर्ड इनपुट आउटपुट एंड हिडन, या ये लिख सकते हैं कि इट हैज मैनी इंटरकनेक्टेड लेयर, ये लिखा जा सकता है। इट हैज, ये फातिमा ने लिखा था शायद, इट हैज मैनी इंटरकनेक्टेड लेयर्स, इंटरकनेक्टेड लेयर्स। सही है, इसका भी मार्क है। तो कितने थे? 4 मार्क, 4 मार्क हो गए पूरे, बताओ। और एक इसमें एडिशनल लिख लेते हैं कि ये भी किसी बच्चे ने भी बताया था, तो ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स आर अवेलेबल, आर अवेलेबल विद लार्जर नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, लार्जर नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। सही है भाई, ये वाला सवाल मुकम्मल होता है। आगे बढ़े। एन एन का अगर कोई मजीद टॉपिक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैक प्रोपगेशन और रिग्रेशन पे चलेंगे। आप लोग लिख लो इसको। यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2021 का सवाल है। डायग्राम आपके सामने गिवन है, डायग्राम्स में आप देख सकते हो कि एक इनपुट लेयर है और फिर दो हिडन लेयर्स हैं, और इस तरह की हिडन लेयर्स आपको और नजर आ रही हैं। स्टेट द रीजन फॉर हैविंग मल्टीपल हिडन लेयर्स इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। व्हाट डू यू थिंक, इसकी जरूरत क्यों है हमें कि मल्टीपल हिडन लेयर्स जो हैं वो क्यों होनी चाहिए? रिजल्ट इम्प्रूव, यस, क्योंकि अगर आप ज्यादा, जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगे, अभी हमने पढ़ा है, उतने ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे। तो सारा का आंसर यही आता है कि हमारे पास ज्यादा लेयर्स इसलिए हैं कि फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आए वो एक्यूरेट रिजल्ट्स आए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। बहुत सारे हैं, उसमें आसान तरीन जो है वो ये है, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। लिख लेते हैं, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। एक बात, अच्छा, और भी इसके पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रीजन फॉर हैविंग हिडन लेयर्स, मल्टीपल हिडन लेयर्स, तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि टू इनेबल डीप लर्निंग टू टेक प्लेस। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग के अंदर होता है ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा तो डीप लर्निंग होगी ना। तो इसका एक जवाब ये भी है कि इनेबल डीप लर्निंग टू टेक प्लेस, इसका भी 1 मार्क है। इनेबल
डीप लर्निंग टू टेक प्लेस। डीप लर्निंग के होने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का होना जरूरी है। तो ये एक मार्क ये भी है ना। टू इनेबल न्यूरल नेटवर्क टू लर्न एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, ये भी इसका एक मार्क। तो ये 3 मार्क का अगर पूछ लेगा तो मैं 3 चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनेबल न्यूरल नेटवर्क टू लर्न एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, कि वो खुद डिसीजन ले सके। तो इसका एक पॉइंट और ऐड करा देता हूँ। इनेबल न्यूरल नेटवर्क। आप लोग मेरे साथ लिखते हो ना भाई? ये पास पेपर साथ साथ कर रहे होते हो, लिखते हो ना? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो सिर्फ देख के पढ़ रहा है। इनेबल द न्यूरल नेटवर्क टू लर्न, क्योंकि देखो अभी लिख लोगे तो इसका मतलब है तुम्हारी पास पेपर प्रैक्टिस हो गई ना। एग्जाम के टाइम पे तुम्हें सिर्फ इसको खोल के रिकैप ही करना होगा। तो अच्छा खासा काम हम यहाँ कर ही लेते हैं। इनेबल न्यूरल नेटवर्क टू लर्न एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। ठीक है बच्चों, एक पूछा था हमने, 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगला है एक्सप्लेन हाउ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इनेबल मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग करता कैसे है? तो ये रेप्लिकेट करता है, ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है। तो इसका हम पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आप पूरा लिखना, ठीक है। आर और इंटेंडेड टू रेप्लिकेट द वे replicate the way ह्यूमन ब्रेन्स वर्क। 1 मार्क, पहला काम। फिर हम दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि द डेटा आर इनपुट टू द इनपुट लेयर एंड आर पास इनटू द सिस्टम। हम ये लिख सकते हैं कि आर इनपुट डेटा आर इनपुट डाटा दिया जाता है, ठीक है, एट द इनपुट लेयर, एट द इनपुट लेयर एंड आर पास्ड इनटू द सिस्टम, इनटू द सिस्टम। ये हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो सकता है? आउटपुट लेयर प्रोवाइड्स द रिजल्ट। फिर जाहिर है बीच में जो आउटपुट लेयर भी होती है आखिर में वो रिजल्ट भी देती है। इसका भी 1 मार्क है। आउटपुट लेयर प्रोवाइड्स द रिजल्ट, प्रोवाइड्स द रिजल्ट। आउटपुट लेयर का काम होता है रिजल्ट प्रोवाइड करना। अब इसमें एक चीज जो है, यहां से मैं लिख देता हूं ताकि फिर आगे वाले टॉपिक में उसका जिक्र भी हो जाए। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक चीज कहलाती है बैक प्रोपगेशन। PROPAGATION, बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। इंटरेस्टिंग सी चीज इसके बारे में अभी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। विल बी यूज्ड टू करेक्ट विल बी यूज्ड टू करेक्ट एनी errors that have been made that have been made। अब इस पूरी लाइन से ना एक कहानी जुड़ी है। जब मैंने CS पढ़नी शुरू की, मैंने CS पढ़नी शुरू की ग्रेड 9 में अपनी। तो उस वक्त हमारे जो कंप्यूटर के टीचर थे, उन्होंने हमें जब CS पढ़ाई, पहली दफ़ा मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़नी शुरू की, तो उन्होंने एक अजीब सी डेफिनेशन दी मुझे, मुझे नहीं पूरी क्लास को, कि कंप्यूटर इज लाइक गन्ना मशीन। गन्ना मशीन शुगर केन मशीन होती है ना। तो ये बात मुझे याद रह गई। अब अगर आप इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल से कोई चीज कैरी फॉरवर्ड करो तो वो आपको याद रहती है। क्यों कंप्यूटर तुम्हें गन्ना मशीन क्यों लगती है? यू ऑल हैव सीन शुगर केन मशीन। तो कंप्यूटर गन्ना मशीन कैसे हो सकती है? बताओ, सोचो, ब्रेन स्ट्रॉन्ग करो। कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ गन्ना मशीन। कॉम्प्लिकेटेड होती है इसलिए? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। सोचो, देखते हैं कौन इसका अच्छा जवाब देता है। Who gives the correct answer? Everyone. Huzaifa, Arthur, Fatma, Ahmed. You have to feed it instructions how we have to feed sugarcane machine। हाँ, अब देखो ना, करीब करीब सारा ने थोड़ी सी बात की। इंफॉर्मेशन टू फीड करके उसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप आगे आउटपुट करता है, ठीक है, और करीब करीब हो
मिक्स करके, ठीक है, और बोलो। देता है, ठीक है भाई। हुजैफा, आजकल बड़े खामोश चल रहे हो यार तुम। और आर्थर बताओ, अहमद जहांगीर बताओ। गन्ना मशीन इसलिए कहता है, मुझे बताओ, जो शुगर केन होता है ना, देखो, जो शुगर केन होता है ना वो अपनी रॉ फॉर्म के अंदर होता है या नहीं है? रॉ फॉर्म होता है ना, यानी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होता है, रॉ फॉर्म के अंदर। जब तुम उसको गन्ने की मशीन में से निकालते हो, तो फिर वो तुम्हारा जूस बन जाता है या नहीं है? प्रोसेस हो जाता है। तो बेसिकली जो कुछ तुम सिस्टम को पहले देते हो ना, वो रॉ फॉर्म के अंदर जो चीज होती है, उसको हम डाटा बोल सकते हैं। रॉ डाटा देते हो ना, गन्ना उठाया, गन्ना मशीन में डाल दिया। बट वो जो आके आपके पास निकलता है, वो प्रोसेस फॉर्म में निकलता है, दैट इज इंफॉर्मेशन बन जाता है। जो डाटा दी जाती है वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये बात समझ में आ रही है? डाटा देना एंड इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास एक फॉर्म फिल करने के लिए रखा गया है, तुम उसके अंदर अपनी सारी डाटा डाल देते हो। हुजैफा है, अब्बू का नाम जेब है, एज ये है, क्लास ये है, सिटी ये है, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ईमेल नंबर ये है। ये सब का सब तुम्हारा डाटा है। बट वो जैसे ही तुम्हारे पास फॉर्म के अंदर चला जाएगा और फॉर्म प्रिंट होके आ जाएगा, तो अब मेरे पास तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अगर तुमने कभी गन्ने मशीन के पास खड़े होकर गन्ने का जूस पिया हो, तुमने देखा होगा गन्ने का जूस निकालने वाला वो जो गन्ना एक दफा निकलता है उस मशीन में से, क्या वो एक दफा उस गन्ने के निकलने पे मुतमईन होता है? ये बताओ। मैंने तो नहीं देखा। वो क्या करता है, वो जो निकला हुआ होता है, मतलब उस मशीन में से जो गन्ना निकल रहा होता है, वो उसको दोबारा उसमें डालता है। सही है, देखा होगा आपने, ताकि उसमें से मजीद रस निकले। फिर वो निकालता है, फिर उसको दोबारा डालता है। ऐसा है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि वो जो गन्ना निकल रहा है, जो गन्ने में से जूस निकल रहा है, अगर उसको मजीद दोबारा वापस डाल दिया जाएगा, इनपुट करा दिया जाएगा, तो वो मजीद रिफाइन होके निकलेगा। क्या कहते हो? अब मैं तुम्हें अगर यही चीज दिखाऊं, या देखो, ये तुम्हें मशीन नजर आ रही है, ठीक है? तो इस मशीन में से जब गन्ना जाता है और वो निकलता है कहीं पे, ऐसी कोई चीज एग्जांपल जैसे ये देखो, नजर आ रहा है ये? अगर आप राइट साइड पे देखो, अच्छा, इसको साइलेंस साइलेंट पे डाल देंगे बाद में, खैर देखो यहाँ पे, तो ये देखना, नजर आ रहा है? द राइट साइड जो तुम्हें नजर आ रहा है, देखो, एक लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, वो एक रॉ गन्ना है, नया बिल्कुल फ्रेश है। अब उसको जब तुम मशीन में डालते हो, तो वो थोड़ा सा आपको पिचका भी नजर आता है, क्योंकि मशीन में से होके गुजर रहा होता है। बट वो निकलने के बाद दोबारा डाला जाता है, ताकि उसमें से आप दोबारा से निकालो जूस। ऐसा है। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। तुम लोग वो बनाते हो, क्या कहते हैं यार उसको, लेमन जूस बनाते होगे। तुम क्या करते हो, लेमन को निचोड़ते हो, है ना? निचोड़ने के बाद अगर तुम्हें लगता है यार इसमें से मजीद भी निकाला जा सकता है, तो तुम थोड़ा सा पानी डाल देते हो, थोड़े 2 4 5 ड्रॉप सा डालते हो। नहीं, शुगर नहीं डालते उसमें तुम उसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल के फिर दोबारा से निचोड़ते हो, ताकि उसमें से मजीद जो भी रस रह गया हो वो निकल जाए। ऐसा है या नहीं है? तो बैक प्रोपगेशन ये होता है कि जो रिजल्ट तुम ऑब्टेन कर रहे हो, जो भी रिजल्ट तुम्हारे पास आ रहा है, वो रिजल्ट वापस दोबारा दे दिया जाए सिस्टम को एज एन इनपुट। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर उसको अगर इन डायग्राम बनाऊं कि मुझे भाई रॉ डाटा दिया, शुगर केन से गुजरा, इन्फॉर्मेशन बन गया। अब मैं अगर दोबारा इसको वही इंफॉर्मेशन दे दूं, और वो दोबारा उस इंफॉर्मेशन को मजीद रिफाइन करके मुझे मोर इंफॉर्मेशन की सूरत दे, तो वो बैक प्रोपेगेशन कहलाती है। क्या कहते हो, आती है बात समझ में? जैसे कैदियों को रखा जाता है पकड़ के, उनको पकड़ के फौरन से मारा नहीं जाता, सजा नहीं दी जाती। उनको रखा जाता है अपने पास कस्टडी में, ताकि गुजरते वक्त के साथ अगर कोई मजीद कोई इंसिडेंट हो, तो उनसे मजीद इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। ये बात समझ में आती है? जैसे ये भी एक बड़ी इंटेलिजेंस की बात है, कि जब भी कभी कोई इस तरह के टेररिस्ट वगैरह पकड़े जाते हैं, तो आप कहते हो ना कि यार इनको तो पकड़ के मार देना चाहिए फौरन से। लेकिन नहीं मारा जाता उनको। अगर कोई भी इस तरह की कोई जासूस पकड़ा जाता है, जासूस को देखो, पाकिस्तान पकड़ता है ना जासूस, या कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी ऐसा जासूस अगर जाते होंगे, वो पकड़े जाते होंगे, तो वहां बात सारी क्या होती है, उनको कभी भी ना वो मारते नहीं है। ठीक है ना? वो उनको अपनी कस्टडी में रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि उनको ना उनसे इंफॉर्मेशन निकालनी होती है।
तो अगर कोई एक इंसिडेंट हुआ है, अभी आपने पकड़ लिया उसको, उसको मार धाड़ के उससे इंफॉर्मेशन निकलवा ली। बट अगर फ्यूचर में फर्दर 2-3 महीने बाद कोई अगर एक और कोई इंसिडेंट होता है, तो वो उसी बंदे से पूछते हैं, उसको उन चीजों के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है। तो इसका मतलब वो दोबारा उसी बंदे की तरफ वापस आ गए। तो बैक प्रोपेगेशन का जो टॉपिक अब हम नेक्स्ट करेंगे वो यही टॉपिक होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, हम उसे मजीद उस आउटपुट को इंफॉर्मेशन बना के सिस्टम में मजीद दोबारा दे देते हैं, ताकि सिस्टम उसको मजीद रिफॉर्म करके रिफाइन करके हमें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे। यहां तक की बातें समझ में आई? मई जून 2021 के अंदर ये वाला तो हम ए स्टार वाला, ए स्टार कौन सा था, डाइकास्ट्रा था बेटा। मई जून 2021 3-1, मई जून 2021 3-1। अभी तुम्हारी जो तस्वीर है ना वो लोड हो रही है। हाँ ऐसे ही समझ लो जो गिवन है ना। तो अब यहाँ पर हम, हाँ ये ग्राफ की बात हो रही है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसका पार्ट बी लेते हैं। तो वो कहता है एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्राफ टू एड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार हम ग्राफ को क्यों यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब इसके हमने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो 3 पॉइंट्स हम यहाँ लिख देते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं? एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ की फॉर्म में वो जो भी तुम्हें तस्वीर दिखाई थी ना, बहुत सारे ऐसे करके, ग्राफ यही था ना, कि एक यहाँ थी इनपुट लेयर थी, ये बहुत सारी हिडन लेयर्स थी, और हिडन लेयर से निकल के आउटपुट लेयर पे जा रहा था। इसी की बात हो रही है ना, आप लोग समझ रहे हो? और फिर ये एक दूसरे से कनेक्ट थे। ये ग्राफ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ कह रहा है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्राफ टू एड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्राफ कैसे इस्तेमाल होता है एआई के अंदर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी represented, can be represented using graph, using graphs। एक वहाँ, अब ग्राफ क्या करता है, ग्राफ बताता है हमें रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स। मैं यहाँ थोड़ा सा बना भी देता हूँ, जैसे ये इनपुट लेयर थी, उसके बाद ये था ना, ये नोड्स कहलाती हैं। तो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप बताता है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो कि एआई यानी ग्राफ, ग्राफ प्रोवाइड, ग्राफ प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स, रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स, एक बात, ठीक है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ग्राफ क्या था, एक्सप्लेन यूज ऑफ ग्राफ ना। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इसके जो मार्क्स हैं वो ये हैं कि ग्राफ में बी एनालाइज यूजिंग डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम। देखा था ना हमने, ग्राफ डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम में इस्तेमाल हुए थे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्राफ में बी एनालाइज, ग्राफ में बी एनालाइज्ड, में बी एना, ग्राफ में बी एनालाइज्ड यूजिंग डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम, डाइकास्ट्रा या फिर ए स्टार, दोनों ग्राफ को हम एनालाइज कर सकते हैं इन दोनों एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। एल्गोरिथम्स, ये भी लिख लिया, ठीक है। विच इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग, विच इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग, ये वाली चीज आ गई, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल जो हो सकती है, एग्जाम्पल ऑफ मेथड इज द बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेथड, example of method is back propagation, back propagation। और आसान एग्जाम्पल है, मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, आपका रिजल्ट आता है अच्छा नहीं आता, मैं कहता हूँ जाओ दोबारा से टेस्ट दो।
अब आप क्या करोगे, दोबारा से पढ़ोगे। ठीक है। तो बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, तो एक्यूरेसी या एफिशिएंसी ऑफ द आउटपुट को बढ़ाने के लिए बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स लिख दिया, और फिर रिग्रेशन मेथड्स लिख दिया। तो ये दो चीजें जो हमने मजीद पढ़नी है, कि जब हमारे पास आउटपुट आता है तो उसको मजीद रिजल्ट को एक्यूरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों बताना यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक है बच्चों, तो रिग्रेशन और बैक प्रोपेगेशन का आइडिया मैंने दे दिया है। डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।